Hello everyone, this is your political science class for BA third year. Today topic is पंडित जवाहरलाल नेहरू. प्रीवियस क्लास में भी हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था, इनकी बायोग्राफी है ना, और मानवतावाद, अहिंसा और उनके राजनीतिक विचारों के बारे में. ठीक है, इस क्लास में जो टॉपिक्स आपके रह गए थे इनसे रिलेटेड, उन टॉपिक्स को हम इस क्लास में कवर करेंगे. ओके, फर्स्ट आपको इनकी सांप्रदायिकता संबंधी विचार रीड करने हैं. पंडित नेहरू और सांप्रदायिकता, पंडित नेहरू एंड कम्युनलिज्म. सांप्रदायिकता का क्या मीन्स होता है कि हम धर्म के आधार पर कई वर्गों में बटे हुए हैं, है ना, और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं. तो पंडित नेहरू इससे घृणा ही नहीं करते थे, बल्कि इसके घोर विरोधी थे. वो क्या कहते थे, सांप्रदायिकता की भावना अगर हमारे अंदर है तो मैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट हूँ. ठीक है, और ये हमारे इंडिया में आई कैसे सांप्रदायिकता? फर्स्ट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई इसको. ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल. वो हम लोगों को बांट कर हम पर शासन करना चाहते थे. ठीक है, बांटो और राज्य करो. और सेकंड चीज़ क्या है, क्योंकि इंडियन अवेयरनेस नहीं थे. ठीक है, इंडिया में अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर, इसलिए सांप्रदायिकता की भावना लोगों में आ गई. ठीक है, तो वो इसकी घोर विरोधी थी कि जब तक हमारे अंदर सांप्रदायिकता की भावना रहेगी हम अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमारे देश की जितनी भी पावर्स हैं सबका रास्ता रोकेगी, क्योंकि हमें एक होने नहीं देगी. ठीक है, इसी वजह से वो धर्म के पक्षधर थे कि हमें धर्म को मानना चाहिए. लेकिन जब हम कट्टरवादी बन जाते हैं अपने धर्म को लेकर, तो वो उसके विरोधी थे. वो कहते थे हम हर दृष्टि से इसका विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, सिख हो या कोई और संगठन हो. ठीक है, इसी विरोधी दृष्टिकोण के अनुसार वो अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के भी फेवर में नहीं थे. उनका मानना क्या था, सभी नागरिकों को समानता के आधार पर विधि का संरक्षण प्रदान करना चाहिए. मतलब कानून के आधार पर सबको समान रखना चाहिए, उन्हें कोई स्पेशल आरक्षण नहीं देना चाहिए. ओके, नेक्स्ट हेडिंग, नेहरू और राष्ट्रीय एकीकरण, नेहरू एंड नेशनल इंटेग्रेशन. इंटेग्रेशन क्या होता है, यूनिटी. ठीक है, कि सब लोग नेशनल लेवल पर एक हों. अब आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं, रिलीजियन है ना, लैंग्वेज वाइज डिफरेंस है, एरिया वाइज डिफरेंस है, बहुत सारी विविधताएं हैं, वैरायटी है ना. तो ऐसे में सबको एक साथ लाए रखना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है कि कैसे सब लोगों को एक जगह एक साथ लाया जाए. ठीक है, तो इन विविधताओं के होते हुए भी सभी भारतीय नागरिक स्वयं को भावात्मक दृष्टि से एक राष्ट्र का सदस्य समझे, है ना. तो ये इनकी क्या थी, योजना थी कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय एकीकरण कर सकें, मीन्स सबको एक साथ ला सकें. उनका मानना था यदि हम दल, प्रदेश, भाषा, जाति, इन्हीं छोटी छोटी बातों पर डिवाइड होते रहेंगे तो हमारे देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता. ठीक है, हमारा देश कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा अगर हम धर्म, जाति, है ना, इन्हीं के नाम पर लड़ते रहेंगे. वो कहते थे हम इन सिचुएशन से कब बच सकते हैं, जब हम पहले एक मापदंड रख लें, है ना. हम कुछ भी काम करें पहले ये सोच लें ये काम हमें बांटेगा, डिवाइड करेगा या फिर एक साथ लाएगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे. ठीक है, नेक्स्ट, नेहरू राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद, नेहरू नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म. पंडित नेहरू एक महान राष्ट्रवादी थे. ठीक है, भारत में विद्वान बहुत तरह की विभिन्नताएं थी, है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको भी बताया. लेकिन वो इसकी आधारभूत भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता में गहन विश्वास रखते थे. ठीक है, उनका मानना था और उन्होंने एक अधिवेशन में कहा 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन में, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ तथा मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है. ठीक है, अब नेहरू यद्यपि एक राष्ट्रवादी थे लेकिन उनका राष्ट्रवाद कोई सक्रिय नहीं था, मतलब छोटा नहीं था, लिमिटेड नहीं था. उनका राष्ट्रवाद कैसा था, व्यापक था, उदारवादी चरित्र का था, जैसा कि महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर का था, है ना. वो विश्व बंधुत्व को मानते थे, है ना, और उसमें गांधी जी के अहिंसा के भी विचार सम्मिलित थे. राष्ट्र प्रेम था और विश्व मैत्री थी. ठीक है, हम पूरे विश्व को अपना दोस्त बनाएं और शांति की स्थापना कर सकें.
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मीन्स क्या है, हम इंटरनेशनली, है ना, मतलब पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं सबके साथ भाईचारे से रहें, है ना, और किसी का भी बुरा करना ना चाहें। ठीक है, तो इस चीज़ के नेहरू पक्षधर थे कि हम सबको साथ खड़े होकर, है ना, यूनिटी के साथ शांति बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। तो वो नकारात्मक रूप से राष्ट्रवाद के अगेंस्ट थे, है ना, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक रूप से राष्ट्रवाद के फेवर में थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कहा था कि राष्ट्रवाद को लेकर उनके क्या विचार हैं। ठीक है, वो इसको कोई छोटे नहीं मानते थे, उनकी विचारधारा इस बारे में व्यापक थी। नेहरू राष्ट्रवाद के उत्थान में भावनाओं के महत्व को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि हमारा राष्ट्रवाद कब उठेगा, जब हम उसमें फीलिंग्स को महत्व देंगे, कि मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वो कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे कि राष्ट्रवाद में धर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, धर्म को राष्ट्रवाद से दूर रखना चाहिए। ओके, और साम्राज्यवाद के तो वो विरोधी थे ही। नेक्स्ट देखिए, नेहरू और अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म ऑफ नेहरू। अंतर्राष्ट्रीयवाद मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है। अब उनका मानना क्या था, समस्त विश्व मानवता के प्रति हमें सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। इसका चरित्र अनिवार्य रूप से सृजनात्मक और लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याणकारी मीन्स हम सबके लिए अच्छा सोचें। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबके कल्याण के बारे में सोचें कि सबका भला हो। अगर हम सिर्फ अपने राष्ट्र का भला सोचेंगे तो वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीयवाद मीन्स हम पूरे विश्व के सभी लोगों का भला चाहते हैं। अब उन्होंने कहा था विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है। आज विश्व का कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, मीन्स सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई अगर ये सोचे कि भाई हम अपने राष्ट्र की सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीयकरण में वे विश्व मानवता के अस्तित्व और विकास के लिए एक अनिवार्य वस्तु बताते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीयता नहीं होगी, है ना, तो हम अपने देश को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके, और इस बारे में उन्होंने अपनी बुक द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता में भी लिखा है। ठीक है, वो गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को समर्थन करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने क्या देखा था, 2 विश्व युद्ध देखे थे, है ना, वर्ल्ड वॉर हुए थे 1940 to 1918 एंड सेकेंड 1939 to 1945। ठीक है, तो उन्होंने इसमें देखा था कि कितनी जनधन की हानि हुई थी, कितना लॉस हुआ था लोगों का, है ना, कितने घर बर्बाद हुए। तो वो विश्व शांति के समर्थक थे कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाकर रखनी चाहिए और गुट निरपेक्ष नीति का फॉलो करना चाहिए। मतलब हम किसी गुट मीन्स पार्टी में शामिल ना होकर अलग रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पंचशील। पंचशील क्या है, पंच मीन्स 5। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के 5 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के साथ मिलकर इंडोनेशिया के बांडुंग नामक शहर में तिब्बत समझौते के माध्यम से किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, इन दोनों ने मिलकर 1954 में इंडोनेशिया की एक जगह है बांडुंग, वहाँ पर तिब्बत समझौते के नाम से पंचशील सिद्धांत लाए थे। इसमें मतलब 5 बातें कही गई थी। फर्स्ट है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान। सेकेंड, अनाक्रमण तथा राष्ट्रीय सीमाओं का अनातिक्रमण। थर्ड, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। फोर्थ, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ हेतु कार्य। एंड फिफ्थ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास तथा आचरण। इट मीन्स हम ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में थे कि हम इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और
ये ध्यान रखेंगे कोई भी देश किसी पर आक्रमण ना करे, ठीक है, और सब जगह शांति बनी रहे। ओके, नेक्स्ट, पंडित नेहरू का योगदान एक मूल्यांकन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू एंड इवैल्यूएशन। नेहरू भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक शीर्ष नेता ही नहीं थे, वरन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रमुख राष्ट्र निर्माता भी थे। स्वाधीनता आंदोलन मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन हुए उसमें एक शीर्ष नेता थे, मतलब टॉप लेवल के लीडर थे, है ना, और स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। ओके, आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने राष्ट्र निर्माण का यज्ञ प्रारंभ किया। वैज्ञानिक आधार पर करते थे ये, है ना, हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ विश्व राजनीति को भी विकास की एक नई दिशा दी, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी डेवलप्ड करने के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड की। ठीक है, इन्होंने कहा जियो और जीने दो, इसके अकॉर्डिंग हमें भारतीय संस्कृति के संदेश को उन्होंने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व मानवता को जीने की एक नई राह दिखाई। वसुदेव कुटुंबकम का मीन्स क्या होता है? पूरा वर्ल्ड हमारा घर है। ओके, उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, दूरदर्शी मीन्स जो दूर की बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, दूर का देख लेते हैं, है ना, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आदि की स्थापना की, और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में समन्वित सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त किया। मतलब बहुत सारे इन्होंने संस्थान और प्रतिष्ठान की स्थापना की। ओके, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ये खुद को एक अधिनायक बना सकते थे। ठीक है, मतलब रूलर बना सकते थे, ये पूरे देश पर खुद रूल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके देश में किसकी स्थापना करी? एक संविधान निर्माण से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। मतलब हमारा देश कैसा रहेगा? डेमोक्रेसी का रूल करेगा, पूरी जनता का शासन चलेगा। ठीक है, इनकी संसदीय प्रणाली में आस्था थी। संसदीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें राष्ट्रपति हेड ना होकर प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे। ठीक है, सारी पावर किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। ये संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देते थे कि हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो संवैधानिक हो, ठीक है, हिंसक ना हो। ये विज्ञान आधारित आधुनिकता का समर्थन करते थे। मीन्स जो हम मॉडर्न हो रहे हैं वो लॉजिकल बेस्ड पर होने चाहिए। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सेकुलरिज्म के समर्थक थे ये, कि हम किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत मैटर है, हमारा पर्सनल मैटर है ना, हम इसे राष्ट्र लेवल पर किसी धर्म को सहयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये विश्व शांति के अग्रदूत थे, कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर सबको शांति प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, अब इनकी बहुत सारी आलोचकों ने बुराइयां भी की हैं, है ना, क्रिटिसिज्म तो होती है हर इंसान की, है ना, तो इनकी भी हुई है कि जैसे इन्होंने जितनी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो एक्चुअल में पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो जो कुछ किया है ना, उसे भी इनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।